नए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सिविक्स क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक। जैसे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक बाइलिंगुअल में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में बताएंगे। ये बुक है क्लास 10th का, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2। पार्ट सेकेंड है, ये हमारे 10th के एनसीईआरटी में है। ये हमारी यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अदर एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है इस पे। और ये हिंदी में इसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2। ये क्लास 10 की किताब है। इसके हम लोग चैप्टर सेकेंड को पढ़ने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है हिंदी में संघवाद और इंग्लिश में इसका नाम है फेडरलिज्म। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये फेडरलिज्म चैप्टर सिविक्स का, जो एसएसटी का, सोशल साइंस का जो सिविक्स की बुक है, उसका जो चैप्टर सेकेंड है फेडरलिज्म या संघवाद, उसको आइए हम लोग देखते हैं यहाँ। तो सबसे पहले यहाँ दिया है कि व्हाट इज फेडरलिज्म, संघवाद क्या है हिंदी में। फेडरलिज्म को हम लोग संघवाद कहते हैं। तो व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। कहने का मतलब ये है कि यहाँ फेडरलिज्म में जो पावर का डिवीजन हो रहा है, किसमें, मोर देन वन गवर्नमेंट, जहाँ पे एक सरकार से ज़्यादा एक से अधिक सरकार में पावर का डिवाइड हो, उसे हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं, संघवाद कहते हैं। जैसे हिंदी में हम लोग देखते हैं संघवाद क्या होता है। संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकार और देश की विभिन्न संगठित इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है। मतलब इसमें यह है, जो सरकार का जो पावर है, एक सरकार के पास पावर नहीं रहेगा, उस पावर को एक से अधिक सरकार के पास पावर डिवाइड किया जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संघवाद या फेडरलिज्म कहते हैं। जैसे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार है। इन दोनों का अलग अलग विषयों पे अलग अलग पावर है, क्योंकि कुछ पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर सकती है, कुछ पावर है स्टेट गवर्नमेंट यूज कर सकती है। कोई एक दूसरे के ऊपर इंटरफेयर नहीं करता है। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं। यूजुअली अ फेडरेशन हैज 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब यहाँ जो फेडरेशन होता है, एटलीस्ट कम से कम 2 लेवल का गवर्नमेंट होना चाहिए वहाँ जहाँ पे फेडरलिज्म होगा। अगर फेडरल कंट्री है तो कम से कम मोर पावर जो होगा डिवाइड होगा किसमें, कम से कम 2 लेवल, 2 स्तर, 2 सरकार के बीच में, 2 स्तर वाले सरकार के बीच में डिवाइड होगा। किसी सिंगल गवर्नमेंट में सारे पावर नहीं डिवाइड होगा, उसे ही हम लोग फेडरल कहते हैं। आमतौर पर एक संघीय व्यवस्था में सरकार के 2 स्तर होते हैं। हिंदी में इसे हम लोग देख लें, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार और भारत सरकार। ठीक, वन इज द गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री। एक जो गवर्नमेंट होगी इंटायर कंट्री के लिए होगी, जैसे हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार है, इंटायर पूरे देश के लिए। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। मतलब ये जो भारत सरकार होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, जो इंटायर कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो हमारे कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के लिए, मतलब जो देश हित के लिए जरूरी होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसी प्रकार से आइए हम लोग हिंदी में देखते हैं। एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जो सामान्य राष्ट्रीय महत्व के कुछ विषयों के लिए जिम्मेदार होती है। वही मतलब ये बात हुई कि जो वही एक पूरे देश के लिए जो सरकार होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या भारत सरकार कहते हैं, वो राष्ट्रीय महत्व में जो राष्ट्र के लिए, देश हित के लिए जो भी चीज़ें जरूरी हैं, उसके लिए उत्तरदायित्व होती है, उसके लिए जिम्मेदार होती है, वो उसे हम लोग भारत सरकार कहते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। द अदर आर government at the level of provinces or state that look after much of the day to day administrating of their state। मतलब अदर लेवल जो गवर्नमेंट का होता है, अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का होता है, वो लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट, मतलब राज्य सरकार होता है या स्टेट गवर्नमेंट होती है। ये जो है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, अपने राज्य के, अपने स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन वाले मैटर को ये उस पर काम करता है। जैसे प्रांत का सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार हो गई, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी हो गए। उसी प्रकार से एक भारत सरकार हो गया, एक प्रांत या राज्य का सरकार होती है, जो अपने राज्य के अधिकांश दिन प्रतिदिन के शासन प्रशासन को देखती है। मतलब जो भी उस देश स्टेट के वेलफेयर के लिए जो भी चीजें हैं, जो भी इशू हैं, जो भी मामला है, उसको देखती है, उसके लिए जिम्मेदार होती है। बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। मतलब सर, जो ये जो दोनों गवर्नमेंट हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, जो पूरी इंटायर के लिए है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो स्टेट के सब्जेक्ट मैटर के लिए उत्तरदायी है, वो दोनों इंटरडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, जब तक कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए चीजें ना हो, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ना हो। दोनों इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, एक दूसरे को किसी भी प्रकार से इंटरवीन नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
ये ऐसा नहीं होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगा जो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर देगा और स्टेट गवर्नमेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों स्वतंत्र होंगे अपने अपने काम के लिए, अपने अपने सब्जेक्ट मैटर के लिए, वो दोनों एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र होंगे। जैसे हिंदी में हम लोग देखें, सरकारों के ये दोनों स्तर एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अपनी सत्ता का उपयोग करते हैं। मतलब ये एक दूसरे के ऑर्डर पे काम नहीं करते हैं, एक दूसरे के अंदर काम नहीं करते हैं, एज ए जूनियर या सीनियर काम नहीं करते हैं। दोनों एक स्वतंत्र, एक सोवरिंग बॉडी, एक संप्रभुत्व की तरह काम करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं फेडरल वर्सेज यूनिटरी में क्या अंतर है, इसके वर्सेज यूनिटरी सिस्टम देखते हैं। संघीय यूनिटरी को हम लोग कह सकते हैं एकात्मक व्यवस्था, जहाँ पे सबसे पहले यहाँ देख ले, फेडरल में मोर देन वन गवर्नमेंट होता है, मतलब मोर देन वन, एटलीस्ट मोर देन वन गवर्नमेंट होता है। वन गवर्नमेंट मतलब टू गवर्नमेंट भी हो सकता है उस राज्य में, उस कंट्री में टू से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे हमारे ही देश में मान लिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है। इसी प्रकार से अलग अलग देश में अलग अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ मान्यता यही है, यही सर्कमस्टेंसेस होना चाहिए कि मोर देन वन गवर्नमेंट में अगर पावर डिवाइड हुआ है या इंडिपेंडेंटली अगर वो सारे गवर्नमेंट पावर को एंजॉय कर रहे हैं तो वही फेडरल गवर्नमेंट है। यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम में क्या होता है, यहाँ सिर्फ एक गवर्नमेंट होती है, इस एक ही गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे पावर सिर्फ एक गवर्नमेंट के पास होती है। बाकी जो यूनिट होते हैं, सब ऑर्डिनेट होते हैं, अदर गवर्नमेंट होती है, वो यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब एक गवर्नमेंट के अंदर ही जूनियर की तरह काम करती है, सब ऑर्डिनेट की तरह। जैसे लेवल ऑफ गवर्नमेंट, देयर आर, ये हम लोग देखेंगे कि फेडरल सिस्टम में देयर आर टू और मोर लेवल होते हैं, और टायर, ये जो लेवल है या टू, इसी को टायर हम लोग कहते हैं, ठीक। टू टायर, मोर देन टू टायर होते हैं ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। और जो यूनिटरी सिस्टम है, एकात्मक व्यवस्था है, उसमें आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट और सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ इसका मतलब ये है सिर्फ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, मतलब जो पावर होता है वेस्ट होता है, सिर्फ एक गवर्नमेंट के अंदर पावर वेस्ट होता है। बाकी जो यूनिट कार्य करती है वो सब यूनिट की तरह कार्य करती है, सब ऑर्डिनेट की तरह कार्य करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के। एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, उसी के सारे अधीन होंगे। लेकिन यहाँ जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में है, वहाँ पे सारे जो गवर्नमेंट है, सारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे सारे जो गवर्नमेंट होंगे, सरकार होंगी, एक दूसरे के अधीन काम करेंगे। सरकार के स्तर, सरकार के हिंदी में देखते हैं सरकार के स्तर। सरकार के दो या अधिक स्तर या टियर होते हैं। या तो सरकार का केवल एक स्तर होता है या उप इकाई केंद्र सरकार के अधीन होती है। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि अगर कोई गवर्नमेंट का दूसरा पार्ट है, यूनिट है, सबऑर्डिनेट है या जूनियर है, तो वो उसके अंदर कार्य करेगा, ठीक। पासिंग ऑर्डर, ठीक, पासिंग ऑर्डर, आदेश पारित करना, पासिंग ऑर्डर। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैनॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, मतलब फेडरल गवर्नमेंट संघीय व्यवस्था में, संघीय सिस्टम में, संघीय प्रणाली में, संघवाद सिस्टम में, जहाँ जिस कंट्री में संघवाद है, वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंटायर कंट्री का जो गवर्नमेंट है, वो अपने आप को सीनियर समझते हुए स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को ऑर्डर पारित नहीं करता है कि तुम यह करो, मेरे ऑर्डर को पालन करो। लेकिन उसी के उल्टा यहाँ देखते हैं द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यूनिटरी सिस्टम में, वो क्या करती है, वो भारत सरकार जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है। लेकिन हमारा भारत फेडरल है, इसलिए स्टेट भारत सरकार नहीं दे सकती है उस विषय में, सब्जेक्ट मैटर पे जो स्टेट का है। तो यहाँ पे जहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट या अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट वर्क करते हैं, उनके अधीन ही। जैसे यहाँ हिंदी में देख रहे हैं, आदेश पारित करना। केंद्र जो संघीय व्यवस्था है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ करने का आदेश नहीं दे सकती है। संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ करने का आदेश पारित नहीं कर सकती है। एकात्मक जो व्यवस्था है, यूनिटरी सिस्टम है, जहां सिर्फ पावर जो है वेस्ट करता है किसमें, वो सिर्फ एक सत्ता में, एक गवर्नमेंट में वो वहां वेस्ट करता है, तो उसमें केंद्र सरकार जो होती है प्रांतीय या स्थानीय सरकार को आदेश पारित कर सकती है। क्योंकि जो अदर यूनिट ऑफ गवर्नमेंट है, अदर सरकार है, लोकल सरकार है या स्थानीय सरकार है या कोई भी सरकार है, वो एकात्मक व्यवस्था में वो केंद्र सरकार के अधीन ही काम करती है, सेपरेट नहीं होती है, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती है फेडरल गवर्नमेंट की तरह। एंसवेरेबिलिटी, जवाबदेही क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट एंसवेरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट।
फेडरल सिस्टम में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पावर अपना वेस्ट करेगा। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट एंश्योरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है जिस वस्तु पे, जिस सब्जेक्ट मैटर पे अगर स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार को पावर है उस पे रूल रेगुलेशन बनाने का, उस पे अधिकार जमाने का, तो उस चीज पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो जवाबदेही नहीं देगा, उसको इंश्योर नहीं देगा कि मैं ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया। क्योंकि जो फेडरल व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने विषय पे, अपने सब्जेक्ट मैटर पे वो स्वतंत्र है नियम कानून बनाने के लिए, इसलिए वो जवाब नहीं देगा, उनके लिए इंश्योर नहीं देगा उनको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, भारत सरकार को या केंद्र सरकार को या इंटायर कंट्री के सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट या राज्य की सरकार। लेकिन उसी के उल्टा यूनिटरी सिस्टम में, एकात्मक व्यवस्था में द लोकल गवर्नमेंट आर एंश्योरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब यहाँ जो एकात्मक व्यवस्था है, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें जो लोकल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, अदर सबऑर्डिनेट यूनिट है, सब्सिडरी गवर्नमेंट है, वो क्या है, एंश्योरेबल है, वो एंश्योर देगा क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देगा, गलत कुछ करेगा या सही करेगा या ऑर्डर नहीं मानेगा तो ठीक उसकी जवाबदेही तय की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जवाबदेही, राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती हैं जिनके लिए वह केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं होती है, किसमें, संघीय व्यवस्था में। लेकिन एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है, स्थानीय सरकारें केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होती हैं क्योंकि उन्हीं के अधीन, उन्हीं के द्वारा दिए गए पावर को एंजॉय करती हैं एज ए सबऑर्डिनेट या सब्सिडरी की तरह। अब इसके संघवाद के 7 की फीचर हैं। व्हाट इज द 7 की फीचर ऑफ फेडरलिज्म? संघवाद के 7 प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो पहली बात तो मल्टीपल टायर्स है, ठीक, मतलब संघवाद के हम लोग 7 फीचर देख रहे हैं, या फेडरलिज्म के हम लोग 7 फीचर देख रहे हैं जो प्रमुख हैं, मुख्य 7 फीचर। संघवाद की 7 प्रमुख विशेषताएं हम लोग देखते हैं, वो क्या क्या है देखिए। मल्टीपल टायर मतलब बहुस्तरीय सरकारें हैं, मतलब एक से अधिक जहां सरकार हो। टायर को हम लोग क्या कहते हैं, मोर देन वन लेवल, मोर देन वन लेवल, या तो 2 हो या 2 से भी अधिक हो, उस पावर डिवाइड हुआ हो एक से अधिक सरकार में, एक से अधिक गवर्नमेंट में जहां पावर डिवाइड किया गया हो और वो पावर को इंडिपेंडेंटली यूज कर रहा हो, स्वतंत्र रूप से यूज कर रहा हो, उसे ही हम लोग मल्टीपल टायर सिस्टम कहते हैं। जैसे भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत की सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। बहुस्तरीय सरकार के 2 या अधिक स्तर या टायर होते हैं, ठीक। अब दूसरा जो है, पहला तो हो गया मल्टीपल टायर होता है, बहुस्तरीय होता है सरकार, और स्पेसिफिक जुरिडिक्शन होता है। स्पेसिफिक जुरिडिक्शन मतलब विशिष्ट अधिकार क्षेत्र होता है, ठीक। डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन इन द स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे ये जो स्पेसिफिक जुरिडिक्शन है, विशिष्ट अधिकार क्षेत्र है, सरकार के विभिन्न स्तर एक ही नागरिक को गवर्न करते हैं, एक ही नागरिकों पर शासन करते हैं, लेकिन कानून बनाने का अलग अलग मैटर होते हैं, अलग अलग वस्तु होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट मैटर, अलग अलग वस्तु, अलग अलग कराधान मतलब टैक्सेशन, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए स्पेसिफिक वस्तु या स्पेसिफिक मामले डिसाइड कर दिए गए हैं। जैसे जो लिस्ट है हमारा, 3 लिस्ट है शेड्यूल 7 में, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, हमारे संविधान के, वो डिफाइन करता है। जो यूनियन लिस्ट है, वो क्या करेगा, उसके जो सब्जेक्ट मैटर होंगे उस पे सिर्फ उसके लेजिस्लेशन पे, उसके टैक्सेशन पे, उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे सिर्फ भारत सरकार का अधिकार होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होगा, जुरिडिक्शन होगा। उसी प्रकार के जो स्टेट लिस्ट है उस पे जो होगा हमारा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का होगा, राज्य सरकार का अधिकार होगा लेजिस्लेशन करने का, उस स्पेसिफिक मैटर पे जितने भी मैटर उस स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं उसमें राज्य सरकार का अधिकार होगा टैक्सेशन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए और भी, ठीक। विशिष्ट अधिकार के विभिन्न स्तर एक ही नागरिकों पर शासन करते हैं, लेकिन कानून बनाने, कराधान और प्रशासन के विशिष्ट मामले में प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। जैसे हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जो गवर्नमेंट होती है वो हर गवर्नमेंट के पास अपना स्पेसिफिक मैटर होता है, किस पे कौन अधिकार कानून बनाएगा, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक गारंटी क्या होती है, आइए हम लोग देखते हैं। तीसरा क्या है कि फीचर of federalism, constitutional guarantee. The jurisdiction of the respective level of tier of government are specified in the constitution, guarantee their existence and authority. जो हमारा संविधान है वो
जो लेवल और टायर ऑफ गवर्नमेंट है उसके जुरिडिक्शन को स्पेसिफाइड किया गया है संविधान के माध्यम से, उसको गारंटी दिया गया है, उसके एग्जिस्टेंस को, उसके अथॉरिटी को, उसके अधिकार को, उसके अस्तित्व को। जैसे हिंदी में देखते हैं संविधानिक गारंटी सरकार के संबंधित स्तरों या टीयर के अधिकार क्षेत्र संविधान में निर्दिष्ट होते हैं जो उनके अस्तित्व और अधिकार की गारंटी देते हैं। ये मतलब संविधान में है, शेड्यूल 7 में भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक, क्या किसका अधिकार है, किस सब्जेक्ट मैटर पे बनाया जा सकता है, वो तीनों लिस्ट के माध्यम से बनाया गया। जो कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची जो है, उसमें भारत सरकार और राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं उस सब्जेक्ट मैटर पे। लेकिन अगर जहां पे भी विवाद हो रहा है दोनों के कानून में, तो जो भारत सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून होगा वही प्रिवेल करेगा। जैसे अब तीसरा की फीचर ऑफ फेडरलिज्म क्या है, म्यूचुअल कंसेंट फॉर चेंज। अगर कोई चेंज किया जा रहा है, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरी चेंज बाय द वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच एज चेंज रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ चेंज होगा। मतलब अगर तुम सेंट्रल गवर्नमेंट हो या हम स्टेट गवर्नमेंट हैं, तो तुम अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का पावर को तुम चेंज नहीं कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके या संशोधन करके या चेंज करके। इसमें किसी भी प्रकार का प्रोविजन में, फंडामेंटल जो प्रोविजन है, इसमें कोई भी चेंजिंग करने के लिए, कोई भी संशोधन करने के लिए संविधान में इससे रिलेटेड हम दोनों की सहमति चाहिए, दोनों का कंसेंट चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट भी साथ है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें साथ है, दोनों मिल के पास करते हैं, दोनों सहमति से पास करते हैं, तभी जाके उस प्रकार के संविधान के संशोधन को या चेंजिंग को मान्य किया जाएगा। यूनिलेटरी जो चेंज होगा उसे माना नहीं जाएगा। परिवर्तन के लिए आपसी सहमति होना चाहिए। एक से अधिक जो भी स्तर की गवर्नमेंट है, टायर है, जितने भी गवर्नमेंट है, उन सबका कॉन्सेंट, सहमति होना चाहिए कोई भी चेंज करने के लिए। संविधान के मौलिक प्रावधानों को सरकार के एक स्तर द्वारा एक तरफा रूप से नहीं बदला जा सकता है। मतलब यूनिलेटरली चेंज नहीं किया जा सकता है एक तरफा रूप से। ऐसे परिवर्तनों के लिए दोनों स्तरों की सहमति की आवश्यकता होती है। हमारे भारत में दोनों स्तर की सहमति की आवश्यकता होती है अगर इससे रिलेटेड कानून बनाया जाता है तो। जैसे अब तो क्या है, फोर्थ की फीचर ऑफ फेडरलिज्म क्या है, देखिए रोल ऑफ कोर्ट। इसमें रोल ऑफ कोर्ट क्या करता है, कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रीट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एट द एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है जो रोल ऑफ कोर्ट होता है वो एक एम्पायर की भूमिका निभाता है और ये क्या करता है, इंटरप्रीट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर कहीं पे भी इन दोनों के बीच पावर, लोअर कोर्ट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पावर के बीच में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो उसको इंटरप्रीट करके सॉल्व करवाता है कोर्ट। इसीलिए इसको हम लोग एम्पायर करते हैं, क्योंकि जैसे क्रिकेट में हम लोग देख सकते हैं कि आउट है कि नहीं है वो एम्पायर डिसाइड करता है। वही बात है कि जो कोर्ट होता है एम्पायर की भूमिका निभाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कहीं पे भी पावर को लेके डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे, बहुत सारे गवर्नमेंट के बीच में पावर को लेके, तो उसको कोर्ट जो है इंटरप्रेट करके उसको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। जैसे न्यायालयों की भूमिका क्या है, न्यायालयों के पास संविधान की व्याख्या करने की शक्ति होती है। जैसे हम लोग ऊपर पढ़े हैं, व्याख्या करता है, इंटरप्रिटेशन करता है। और यदि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विवाद उत्पन्न होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय एक एम्पायर के रूप में कार्य करता है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है या जो कोर्ट है वो सर्वोच्च न्यायालय एम्पायर के रूप में कार्य करके उस मामले को, उस विवाद को खत्म करता है, रिजॉल्व करता है। ठीक, इंटरप्रिटेशन करके, व्याख्या करके। ठीक, संविधान में। अब हम लोग देखेंगे कि अदर की फीचर ऑफ फेडरलिज्म क्या है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब ये अदर की फीचर है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इसका है वित्तीय स्वायत्तता। ठीक, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्लियरली स्पेसिफाइड है, संविधान में क्लियरली मेंशन किया गया है किस गवर्नमेंट का, किस राज्य सरकार का या भारत सरकार का या सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का किस सब्जेक्ट मैटर पे फाइनेंशियल टैक्स लगाने का, एडमिनिस्ट्रेशन करने का, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी किस किस सब्जेक्ट मैटर पे किसका किसका है, ये हम लोग शेड्यूल 7 में देख सकते हैं। जैसे स्टेट लिस्ट के मैटर पे स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का है राज्य सूची में, उसी तरह के केंद्र सूची में, यूनियन लिस्ट में भारत सरकार का है, कंकरेंट लिस्ट में दोनों का है। जहां लेकिन कंकरेंट समवर्ती सूची में विवाद होगा, भारत सरकार के जो भी कानून और नियम होंगे वो प्रिवेल होंगे। ठीक,
उसे माना जाता है। वित्तीय स्वायत्तता, वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए राजस्व के स्रोत स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हैं। मतलब ये पहले से ही स्पेसिफिक है, मेंशन किया गया है, ठीक, उल्लेख कर दिया गया है किसके लिए कौन किस पे फॉर्म में कार्य करेगा, ठीक। अब ड्यूल ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, अब की फीचर एक है ड्यूल ऑब्जेक्टिव, ठीक, दोहरे उद्देश्य। टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, ड्यूल ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। एक इसके लिए डुअल ऑब्जेक्टिव ये है फेडरलिज्म का, ये सेफगार्ड और प्रमोट करेगा यूनिटी को, डिसयूनिटी ना हो, कंट्री की एकता को सेफगार्ड करेगा और प्रमोट करेगा, इसकी सुरक्षा करेगा कि डिसयूनिटी ना हो, और इसको प्रोमोट करेगा मतलब इसको बढ़ावा देगा कि यूनिटी बनी रहे। ऐसा क्या क्या चीजें करे कि यूनिटी बनी रहे, इससे फेडरल संघीवाद की वजह से प्रमोट करता है यूनिटी को और सेफगार्ड करता है यूनिटी को ऑफ द कंट्री के, यूनिटी ऑफ द कंट्री के, while at the same time accommodate रीजनल डाइवर्सिटी। और साथ ही साथ जो रीजनल मतलब क्षेत्रीय जो विविधता है उसको भी समायोजित करता है, समायोजित करना, ये दोनों उसके ऑब्जेक्टिव हैं, सेफगार्ड, प्रमोट एंड एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। मतलब बहुत सारी विविधता है रीजनल में, कहीं पे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, कहीं पे कम है, कहीं पे मौसम अलग अलग होते हैं, कहीं पे कल्चर अलग अलग हैं, ये सब क्षेत्रों के डाइवर्सिटी के बाद भी उसको एकोमोडेट करता है रीजनल डाइवर्सिटी को उसी टाइम समय। जैसे दोहरे उद्देश्य, देश की एकता की रक्षा और उसे बढ़ावा देना, और साथ ही साथ क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना भी इसका उद्देश्य होता है फेडरलिज्म का, संघवाद का। अब देखते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट, टू रूट टू फॉर्म ऑफ फेडरेशन, संघ बनाने के दो मार्ग होते हैं। फेडरेशन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फेडरेशन क्या होता है। तो फेडरेशन को बनाने के लिए दो मार्ग हैं, संघ को बनाने के दो मार्ग हैं। टू रूट टू फॉर्म ऑफ फेडरेशन, संघ को बनाने के दो मार्ग हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कमिंग टुगेदर फेडरेशन। सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं coming together federation. This route involve independent state coming together on their own to form a bigger unit, pooling sovereignty and retaining identity to increase their security. In this category, all constituent states usually have equal power and strong with the federal government. कहने का मतलब ये है जो इंडिपेंडेंट स्टेट हैं वो एक साथ आते हैं और एक साथ आके पोलिंग सोवरेनिटी एक बिगर यूनिट बनाते हैं, अपनी पोलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी करते हैं और एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, अपने से बड़ा यूनिट बनाते हैं ताकि उसकी सिक्योरिटी को, उसके नाम से आइडेंटिटी को रिटेन किया जा सके, सोवरेनिटी उसकी बनी रहे, कोई बाहरी नहीं हस्तक्षेप करेगा, वो आके अलग से बनाते हैं। इन दिस कैटेगरी ऑल कॉन्टिनेंट स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर। मतलब जो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट है, मतलब जो इंडिपेंडेंट स्टेट हैं सारे, वो इक्वल पावर इंजॉय करते हैं। लेकिन ये एक जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनाते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या इंटायर कंट्री के लिए गवर्नमेंट बना देते हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इसमें फेडरल गवर्नमेंट के बनने के दो टाइप हैं। एक कमिंग टुगेदर में बहुत सारे इंडिपेंडेंट राज्य आके एक अपना सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं, लेकिन इसमें जो स्टेट होते हैं इक्वल पावर इंजॉय करते हैं एक दूसरे के बीच में, लेकिन अपने से ज्यादा पावर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को या फेडरल गवर्नमेंट को देते हैं ताकि वो हमारी सोवरेनिटी को मेंटेन करे और उसकी आइडेंटिटी से भी हम लोग जाने जाएं और आपस में किसी भी प्रकार का डिसइंटीग्रेशन ना हो, यूनिटी बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे, ठीक, और वो स्ट्रांग रहे, हमारे फेडरल गवर्नमेंट को स्ट्रांग। अब उसको हिंदी में देखते हैं, साथ आकर संघ बनाना, वही कमिंग टुगेदर। जो फेडरेशन का फॉर्मेशन होता है दो टाइप से होता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर। तो वही कमिंग टुगेदर में अब हिंदी में हम लोग देखते हैं साथ आकर संघ बनाना। इस मार्ग में स्वतंत्र राज्य एक साथ आकर एक बड़ी इकाई बनाते हैं, मतलब बड़ी यूनिट, मतलब वही सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट संप्रभुत्व को मिलाते हैं और अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहचान बनाए रखते हैं। इस श्रेणी में सभी घटक राज्यों में आमतौर समान शक्तियां होती हैं और वे संघीय सरकार के मुकाबले मजबूत होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है यूएसए में भी जो इंडिपेंडेंट
स्टेट थे वो आके बनाए एक यूएसए को, स्विट्जरलैंड में भी एक फेडरल गवर्नमेंट को आके वहाँ के इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए, और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही वहाँ का संघवाद या फेडरलिज्म इस्टेब्लिश हुआ है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। होल्डिंग टुगेदर में क्या है? फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, दिस रूट इज वेयर a large country decide to divide its power between the constituent state and national government. In this category, central government tend to be more powerful by the state. इसका मतलब ये है जिस भी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो स्ट्रांग होती है, वो पावर को डिवाइड करती है, देती है स्टेट गवर्नमेंट को, लो तुम भी थोड़ा एंजॉय कर लो। इस तरीके से अगर फेडरल फॉर्म होता है, संघवाद फॉर्म होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं होल्डिंग टुगेदर। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रकार के गवर्नमेंट या फेडरल सिस्टम में, संघवाद प्रणाली में जो भारत सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो मोर पावरफुल होती है राज्य सरकार के, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पावर को राज्य सरकार को देती है। ये एग्जाम्पल हमारे भारत का भी है। होल्डिंग टुगेदर जो फेडरेशन है उसी के माध्यम से हमारा भारत है। एकजुट रहकर संघ बनाना, यह वह मार्ग है जहां एक बड़ा देश घटक राज्यों और राष्ट्रीय सरकार के बीच अपनी सत्ता को विभाजित करने का निर्णय लेता है। इस श्रेणी में राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है, जैसे हमारा भारत, स्पेन और बेल्जियम ने भी पावर को शेयर किया था। पावर शेयरिंग जैसे इससे पहले हम लोग चैप्टर में देखे थे, स्पेन ने भी किया है और इंडिया में ने भी किया है। उदाहरण के भारत, स्पेन एंड बेल्जियम। व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री? भारत को एक संघीय देश क्या बनाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। व्हाट मेक इंडिया फेडरल कंट्री? भारत को एक संघीय देश क्या बनाता है? हम लोग देखते हैं, आइए क्या बनाता है भारत को एक संघीय देश। संघवाद, फेडरलिज्म, ऐसा क्या चीज है जो हमारे भारत को फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल स्टेट बनाता है? द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट and it clearly provided a threefold distribution of legislative power between the union government and state government. जो हमारा संविधान है, जो सूची है, वो हमारे थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर दिया गया है। जैसे शेड्यूल 7 में जो लेजिस्लेटिव पे रूल बनाने का, टैक्सेशन का, हर चीज मैटर को डील करने का उस पे दिया गया है संविधान में, वो क्या दिया गया है? क्लियरली दिया गया है। थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर है बिटवीन यूनियन एंड सेंट्रल। स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, जिसे हम लोग केंद्र सूची कह सकते हैं और राज्य सूची कहते हैं और समवर्ती सूची कहते हैं। संविधान ने भारत को राज्य का संघ घोषित किया। भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि वो फेडरल है या संघवाद है। राज्यों का संघ घोषित किया। इसने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियां का त्रिस्तरीय वितरण स्पष्ट रूप से प्रदान किया। मतलब 3 रूप से इसमें किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट का क्या शक्तियां होंगी, किस सब्जेक्ट मैटर पे कानून बनाएगा, उसका विभाजन किया है हमारा संविधान ने। जैसे हम लोग देखेंगे वो 3 लिस्ट क्या है, करेंट 3 लिस्ट क्या है, 3 सूचियां क्या है वर्तमान में। तो यूनियन लिस्ट जो होता है संघ सूची में क्या है, करेंटली 100 सब्जेक्ट हैं, ठीक, 100 विषय हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट या भारत सरकार उस पर बना सकती है कानून। उस पर ओरिजिनली 97 इंक्लूड द सब्जेक्ट मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए। ये जो भी 100 सब्जेक्ट हैं या 97 ओरिजिनली जो सब्जेक्ट हैं उस पर यूनियन गवर्नमेंट अलोंग कैन मेक अ लॉ रिलेटिंग टू दिस सब्जेक्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश के लिए नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जो जरूरी है उसके लिए जो ये 97 सब्जेक्ट मैटर 100 सब्जेक्ट वस्तुएं ये डिसाइड किया गया, इस पे जो यूनिफॉर्म पॉलिसी या इस पे नियम कानून इसको रूल करता है, लॉ बनाता है, वो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार बनाता है। इस सब्जेक्ट मैटर पे ये संविधान में दिया गया है शेड्यूल 7। संघ सूची वर्तमान में 100 विषय, मूल रूप से 97 विषय हैं। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। मतलब ये यूनियन लिस्ट है, ये देश के इंपॉर्टेंस के लिए है, राष्ट्र के इंपॉर्टेंस के लिए, ठीक। इन विषयों से संबंधित कानून केवल केंद्र सरकार ही बना सकती है, क्योंकि हमें पूरे देश में एक समान नीति की आवश्यकता होती है। इसमें राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट इस विषयों पे जो इसमें दिया गया होता है उस पर कानून नहीं बनाती है। जो यूनियन लिस्ट में दिया गया होता है उस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार बनाती है, क्योंकि ये पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंस होता है, सिर्फ एक राज्य या स्टेट के लिए नहीं।
ठीक। जैसे इसमें आता है हमारा डिफेंस, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, बैंकिंग सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन, एरोप्लेन वगैरह, ट्रेन वगैरह, ये सब चीजें, करेंसी से रिलेटेड मामले इसमें आते हैं, जैसे रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, समाज, संचार और मुद्रा, इससे रिलेटेड मामले जो हैं वो हमारे यूनियन लिस्ट में आते हैं। अब स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट जो है ये भी शेड्यूल 7 में दिया गया है। इस पे सिर्फ इस वस्तुओं पे, इस विषय पे सिर्फ राज्य और स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कानून बनाने का और उस पे इंजॉय करने का। करेंटली 61 सब्जेक्ट है, ओरिजिनली 66 हैं। कंटेंट सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस, उस स्टेट के लिए जो जरूरी है और उस लोकल इंपॉर्टेंस उस स्टेट के लिए जो जरूरी है, उस सब्जेक्ट मैटर को हमें स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया है इस लिस्ट में। और उस सब्जेक्ट मैटर पे स्टेट, सिर्फ स्टेट ही उस पर लॉ बनाती है, इस सब्जेक्ट मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाता है। जैसे हमारा किसान आंदोलन हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि वो एग्रीकल्चर कानून बना। एग्रीकल्चर कानून जो होता है वो मुख्य रूप से हमारे यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल पे, वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, स्टेट लिस्ट का पार्ट है, राज्य सरकार की सूची में आती है, राज्य सूची में आती है। और इस पे कानून बना दिया था पार्लियामेंट, मतलब भारत सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए इस कानून को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वापस करना पड़ा था, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ था। ठीक। राज्य सूची में राजस्थानी महत्व के विषय शामिल है। इन विषयों में से संबंधित कानून केवल राज्य सरकारें ही बना सकती हैं, भारत सरकार नहीं। इसीलिए हमारा जो कानून किसान का आया था उसे वापस करना पड़ा था भारत सरकार को, क्योंकि भारत सरकार के पास अधिकार नहीं था इस पे कानून बनाने का और वो इस मैटर पे कानून बना दिया था, इसलिए उसे वापस करना पड़ता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं जो स्टेट पुलिस है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, इससे रिलेटेड मामले, ट्रेड के और कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन से रिलेटेड मामले, जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई के मामले में, ये सब स्टेट गवर्नमेंट का ही अधिकार है। कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची। करेंटली 52 सब्जेक्ट हैं, 52 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट हैं। इस सब्जेक्ट, ये कंकरेंट लिस्ट जो है ये कॉमन इंटरेस्ट के लिए होते हैं, मतलब ये हमारे देश के हित के लिए भी होते हैं और हमारे स्टेट के लिए भी, राज्य के लिए भी जरूरी होते हैं। इसलिए इसको कॉमन इंटरेस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया है, समवर्ती सूची में, इस सब्जेक्ट मैटर को, इस विषय को। इस पे जो दोनों गवर्नमेंट होती हैं वो दोनों गवर्नमेंट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ कैन मेक द लॉ, मतलब दोनों राज्य, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार और राज्य सरकार, इस पे दोनों कानून बना सकते हैं। बट इफ देयर लॉज कंप्लीट द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल बी प्रिवेल। अगर इस भारत के कंकरेंट समवर्ती सूची पे अगर कोई कानून बनाया जाता है, ठीक, दोनों कानून बना सकते हैं, सेंट्रल सरकार, केंद्र सरकार और स्टेट, राज्य की सरकार के द्वारा कानून बनाया गया और उन दोनों कानून के बीच विवाद होता है किसी सब्जेक्ट पे, तो जो भारत सरकार के द्वारा कानून बनाया गया होगा वो प्रिवेल करेगा, उसको मान्य किया जाएगा। ठीक, उसका मान्यता होगा। ठीक, स्टेट, राज्य सरकार के द्वारा जब बनाए गए कानून को मान्य नहीं किया जाएगा समवर्ती सूची के विषय पे। ठीक, एग्जाम्पल के लिए एजुकेशन है, एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, इसलिए दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन जो दोनों कानून में विवाद होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून जो होगा विल बी प्रिवेल्ड होगा। ठीक, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन। ठीक, शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, गोद देना, गोद लेना, उत्तराधिकार, जो भी ये सब नियम है, ये सब कानून जो है ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशल प्रोविजन, ठीक, विशेष प्रावधान। रिज्यूडरी सब्जेक्ट, ये रिज्यूडरी सब्जेक्ट क्या है, मतलब अवशिष्ट विषय क्या है? रिज्यूडरी सब्जेक्ट क्या है? द सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ the three list, like the computer software, the union government has residuary power to legislate on this subject. Residuary subject वो सब्जेक्ट होते हैं जो ऊपर दिया गया स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, केंद्र सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची। इसमें जो भी वस्तु, जो भी विषय नहीं दिया गया है, कोई विषय नया है जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या साइबर क्राइम से रिलेटेड, उस सारे सब्जेक्ट मैटर पे जो नए हैं, जो ये तीनों लिस्ट में नहीं है वस्तुएं, क्योंकि सारी वस्तुएं डिवाइड कर दिया गया कि इसमें कौन सी आएंगी। नेशनल इंटरेस्ट के लिए, जो नेशनल भारत के लिए जरूरी है पूरे, वो हमारे केंद्रीय सूची में, और जो स्टेट और लोकल स्थानीय के लिए जरूरी है वो हमारी स्टेट सूची में, स्टेट लिस्ट में है, और दोनों के लिए जरूरी है वो हमारे समवर्ती सूची में, कंकरेंट लिस्ट में है। लेकिन ऐसे जो वस्तु जो छूट गए हैं या जो नए आ रहे हैं, ऐसे मामले जैसे साइबर क्राइम हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होगा, अदर कोई भी ऐसे टॉपिक जो छूट गए हैं, नए हैं, उस पर कोई कानून नहीं बना है, वो किसी लिस्ट में भी नहीं है, तो ऐसे मामले, ऐसे विषय, ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे रिजिडूरी पावर जो है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है।
यूनियन गवर्नमेंट के पास है, भारत के पार्लियामेंट के पास है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। ऐसे मामलों पे भारत सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, भारत का पार्लियामेंट कानून बनाएगा, राज्य की सरकार या स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाएगा ऐसे मामलों पे कानून। ऐसे विषय जो तीनों सूची में से किसी में नहीं आते हैं, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, केंद्र सरकार के पास इन पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति है। रिज्यूडरी सब्जेक्ट, रिज्यूडरी पावर है किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास। स्पेशल स्टेटस, स्पेशल स्टेटस कैसे? जो विशेष दर्जा है, विशेष दर्जा कुछ स्टेट को, ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट को इक्वल पावर या इक्वल सूची या इक्वल दे दिया गया है। यहाँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे, सर्कमस्टेंसेस पे, क्योंकि बहुत सारे पहले देश थे वो प्रिंसली स्टेट थे, 565 प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड थे, और कुछ प्रिंस ये जो भी स्टेट थे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो आज़ाद हुए तो जो अंग्रेज थे वो क्या दिए, सारे देश को स्वतंत्र कर दिए, सारे राज्य को, हमारे देश में जो 565 राज्य थे उनको स्वतंत्र कर दिए, और वो सारे क्या दिए, तुमको जिसमें मन करना है, पाकिस्तान में मिलना है पाकिस्तान में मिल जाओ, इंडिया में मिलना है इंडिया में मिल जाओ, भारत का पार्ट बनना चाहे भारत का पार्ट बन जाओ, या तुम इंडिपेंडेंट होना चाहते हो तो इंडिपेंडेंट हो जाओ। इसीलिए जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और सिचुएशन के हिसाब से इन सबको भारत में मिलाने के लिए स्पेशल स्टेटस दिया गया भारत सरकार के द्वारा, संविधान के माध्यम से नेगोशिएशन करके। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुछ नेगोशिएशन किया, अलग अलग इथनिसिटी के कारण, अलग अलग जियोग्राफिकल बैकग्राउंड या हिस्ट्री के कारण, अलग अलग लिंग्विस्टिक के कारण, अलग अलग सिचुएशन के कारण हम लोग स्पेशल स्टेटस दिए। स्टेट लाइक असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम इंजॉय स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 371 ड्यू टू दियर पेकुलियर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेज। मतलब वो पुराने ऐतिहासिक कारणों के कारण और जरूरी चीज़ों के कारण उनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर को दिया गया था 370 हटा दिया गया, ठीक, उनको दिया गया था कि वहाँ कोई और जमीन नहीं खरीदेगा। उसी तरह इन लोगों को भी अंडर आर्टिकल अनुच्छेद 371 के तहत दिया गया विशेष दर्जा। विशेष दर्जा असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जैसे राज्यों को उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियां प्राप्त है। मतलब कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं कि वहाँ का माइन यूज नहीं कर सकते हो बिना उनकी अनुमति के, और भी बहुत चीजें अलग अलग तरीके से। जैसे कश्मीर में दे दिया गया था कि यहाँ पे कोई जमीन नहीं खरीद सकता है बिना, कोई और दूसरे राज्य का आदमी जमीन नहीं खरीद सकता है। यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे क्षेत्र जो स्वतंत्र राज्य बनने के लिए बहुत छोटे हैं, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली। इन क्षेत्रों को चलाने में केंद्र सरकार के पास विशेष शक्तियां हैं। जैसे एरिया टू स्मॉल टू बिकम इंडिपेंडेंट स्टेट, फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, मतलब 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये एरिया बहुत छोटे हैं, ये इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह एंजॉय नहीं होते हैं, इसलिए इनको रूल करने का, इनको रन करने का, इनको गवर्न करने का जो पावर है, स्पेशल पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे रूल करता है। ठीक, 28 राज्य और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश में सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होता है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, राज्य सरकार होती है, वहाँ पे राज्य सरकार का पावर यूज होता है। इस हिसाब से भी हम कह सकते हैं भारत सरकार, यूनियन गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी पे भी उसका पावर है। 5वां पॉइंट हम लोग देखते हैं, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। भारत में संघवाद का व्यवहार कैसे किया जाता है? इंडिया में हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, भारत में संघवाद का व्यवहार कैसे किया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। भारत में संघवाद का वास्तविक सफलता का श्रेय लोकतांत्रिक राजनीति की प्रकृति को दिया जा सकता है। जैसे द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। जो भारत का जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, लोकतांत्रिक राजनीतिक है, उसी को दिया जाता है फेडरलिज्म का एट्रीब्यूट। थे जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक, नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, फेडरलिज्म का इंडिया का सक्सेस इसी को हम लोग दे सकते हैं। जैसे इसमें देखते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रकृति को दिया जा सकता है। लिंग्विस्टिक स्टेट इन 19
1947 1947 the boundary of several old states of India were changed to ensure that people who speaking same language lived in the same state. This formation of linguistic state has actually made the country more united administration easier. मतलब लिंग्विस्टिक स्टेट बने क्यों? ये हमारे देखते हैं जो बाउंड्री ऑफ सिवरल ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वर चेंज हुए हैं टू इंश्योर द पीपल हु स्पोकिंग सेम, मतलब जो सेम लैंग्वेज बोलते थे, सेम जगह रहते थे, सेम स्टेट में, उस स्टेट का फॉर्मेशन किया गया उनके लैंग्वेज के हिसाब पे। मतलब एक तमिल बोलने वालों के, अलग अलग स्पीकिंग बोलने वाले लोगों के जो स्टेट थे उनको उस स्टेट का दर्जा दिया गया, ठीक, जिससे लिंग्विस्टिक स्टेट बना और मोर यूनाइटेड हुआ। एंड इससे जो कंट्री है और ज़्यादा एकता कंट्री में आई और ज़्यादा यूनिटी बनी, बढ़ी, यूनाइट हुआ, ठीक, और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन करना, उस पर उसको संभालना, रन करना और आसान हुआ, ठीक। भाषाई राज्य 1947 में भारत के कई पुराने राज्य की सीमाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए बदल दिया गया था कि एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रहें। भाषाई राज्यों के इस निर्माण ने वास्तव में देश को अधिक एकजुट बनाया और प्रशासन को आसान बना दिया। जो अलग अलग एक ही भाषा बोलने वाले लोग थे, एक ही स्टेट में रहने लगे तो और मजबूत हमारा देश हुआ, एकजुट हुआ और प्रशासन आसान होने लगा। इस लैंग्वेज के माध्यम से फॉर्मेशन हुआ लिंग्विस्टिक आधार पे, क्योंकि अलग अलग बोलने वाले लोगों के हिसाब से स्टेट का फॉर्मेशन हो गया, जैसे तमिलनाडु वगैरह, ठीक। लैंग्वेज पॉलिसी, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। हमारा जो संविधान है वो नेशनल लैंग्वेज का कोई स्टेटस या मान्यता नहीं देता है टू किसी भी लैंग्वेज को, टू एनी वन लैंग्वेज। हिंदी वाज द आइडेंटिफाई एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। जो हिंदी है उसको सिर्फ मान्यता दिया जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, ठीक। बट देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज। शेड्यूल 8 में जो 22 लैंग्वेज हैं उसमें से हिंदी भी है और 21 अदर भी हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। उसे शेड्यूल लैंग्वेज उसे ही कहते हैं जो शेड्यूल 8 में है, ठीक। 22 लैंग्वेज में है हिंदी को लेके, ठीक, 21 अदर भी है, ठीक। द यूज ऑफ इंग्लिश वॉज कंटिन्यू अलॉन्ग विथ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट। 1965 तक 65 के बाद आज़ादी के संविधान बनने के 15 साल बाद ये कहा गया था कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी जाएगी, लेकिन जो इंग्लिश है वो 1965 के बाद डिसकंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद विरोध होना शुरू हो गया, तमिल लोग विरोध किए, क्योंकि 40% हिंदी बोलने वाले पूरे देश में है, जो बाकी 60% थे वो लोग विरोध किए कि हिंदी जो है उससे सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं दिया जाएगा, इंग्लिश को वापस लाओ। इसलिए जो इंग्लिश था कंटिन्यू चलने लगा, उसको हटाया नहीं गया। भाषा नीति, हमारे संविधान ने किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। हिंदी को राज्य भाषा के रूप में पहचाना गया था, लेकिन संविधान द्वारा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। विवादों से बचने के लिए आधिकारिक उद्देश्य के लिए हिंदी के साथ अंग्रेजी का उपयोग जारी रखा गया। कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए इंग्लिश को भी ऑफिशियल भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध। After 1990, there was a rise of the regional political parties and beginning of era of coalition government at the center. This led to a new culture of power sharing and respect for autonomy of state government, supported by major Supreme Court judgment. कहने का मतलब ये है आफ्टर जो 1990 के बाद जो है जो सरकार बनी, भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अदर रीजनल पार्टी से अलायंस करके, कोलिशन गवर्नमेंट मिल के गठबंधन करके सरकार बनाई, जिससे क्या हुआ, इसमें जो है रिस्पेक्ट बढ़ा, जो ऑटोनोमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हुआ, जो स्टेट गवर्नमेंट के अदर जो रीजनल पार्टी थी उसको भी पावर मिला, उसको भी रूल करने का मौका मिला, गवर्नमेंट चलाने का, कोलिशन करने का, पार्टिसिपेट करने का, उनके साथ भी पावर शेयर किया गया। ये कल्चर को डेवलप किया पावर शेयरिंग के, एक प्रकार का नया प्रकार का, क्योंकि इसके पहले जो गवर्नमेंट थी वो सिर्फ कांग्रेस की गवर्नमेंट ज़्यादातर बनती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट को दबा देती थी, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट दबा देती थी। लेकिन अगर जब शेयर करके बनने लगे, कोलिशन गवर्नमेंट बनने लगा, तो एक नया कल्चर डेवलप हुआ पावर शेयर का, रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट होने लगा। और इसी को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे मेजर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, जिससे और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, ठीक। केंद्र राज्य संबंध, 1990 के बाद क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ, बहुत सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बनी,
हुआ और केंद्र सरकार में गठबंधन सरकारों की युग की शुरुआत हुई और रीजनल पार्टियों से मिलके कोलिशन गवर्नमेंट की स्थापना हुई। मतलब बहुत सारे पार्टी मिलके बहुमत में आई, मेजॉरिटी में आई और सरकार बनाई। इससे सत्ता की साझेदारी और राज्य सरकारों की सत्ता के प्रति सम्मान एक नई संस्कृति पैदा हुई। मतलब ये बहुत सारे छोटे राजनीतिक पार्टियों के साथ शेयरिंग ऑफ पावर किया और सत्ता में आए और इस प्रकार का कल्चर डेवलप हुआ, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख फैसलों का समर्थन प्राप्त हुआ। इस प्रकार के गवर्नमेंट को जिसे सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख फैसलों का समर्थन प्राप्त हुआ। इसमें सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अप्रूवल कर दिया बहुत सारे केसों के माध्यम से। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, थर्ड टायर डिसेंट्रलाइजेशन, भारत में विकेंद्रीकरण तीसरा स्तर क्या है? ये थर्ड टायर मतलब लोकल गवर्नमेंट। पहले तो 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से लेके पावर क्या किया जाता है, दूसरे को दे दिया जाता है, लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, तीसरे को दे दिया जाता है। कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट का लेके लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। एक नया गवर्नमेंट बना दिया जाता है लोकल गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक के लिए बहुत ही जरूरी है। इसे जब पावर सेंट्रलाइज्ड हो, केंद्रीकरण हो, मतलब एक के पास हो, और उसी पावर को जब एक के पास से दूसरे या तीसरे को देते हैं हम, उसे ही पावर, जब पावर को एक के पास से लेके, मतलब एक के पास से ले रहे हैं तो उसके पास कम होगा और दूसरे को दे रहे हैं ताकि पावर बहुत सारों के पास चला जाए, उसे ही हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं पावर का। ठीक, इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, भारत में देखते हैं, भारत में विकेंद्रीकरण। When the power is taken away from central and state government and given to local government, जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से लेके लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है तो इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, तब उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। The basic idea is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. इससे जो ये बेसिक आइडिया है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इशू विच आर बेस्ट सेटल्ड, मतलब ये बहुत अच्छा तरीका है कि लोकल लेवल पे पावर दे दें, क्योंकि लोकल लोग जो होते हैं, स्थानीय लोग हैं, अपने स्थानीय मामले, अपने स्थानीय प्रॉब्लम को अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो अपने प्रॉब्लम को अच्छे से डील कर सकते हैं। इसलिए उनको कुछ पावर देने से वो और अच्छे से चला सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट के से ज़्यादा स्थानीय स्तर पे वो लोग, स्थानीय लोग अच्छे से अपनी प्रॉब्लम समझते हैं और अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है। जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता ले ली जाती है और स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। मूल विचार यह है कि बड़ी संख्या में ऐसी समस्याएं और मुद्दे हैं जिन्हें स्थानीय स्तर पर सबसे अच्छी तरह सुलझाया सकता है, क्योंकि स्थानीय लोग स्थानीय मामले को अच्छे से समझते हैं। जैसे मैं गांव का हूँ, अपने गांव का सारी समस्याएं ज़्यादा अच्छे से समझूंगा स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि वो मेरे रोज का देखने वाला मामला है और समझने वाला मामला है। ठीक, क्योंकि उस स्थान से मैं परिचित हूँ। भारत के संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992 में हुआ। 1992 में हुआ। मेजर स्टेप इसमें लिए गए अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में। वो क्या लिए गए? वह 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज सिस्टम जोड़ा गया और 74वां संविधान संशोधन में जो म्यूनसिपलिटी वगैरह है वो शहरी वाला जो है उसको जोड़ा गया, अर्बन लोकल गवर्नमेंट को जोड़ा गया। ठीक, मेजर स्टेप टेकन इन 1992 टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में संशोधन करने के लिए 1992 में उठाए गए प्रमुख कदम क्या क्या थे? इसमें संशोधन हुआ तो क्या क्या थे? ठीक, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडी, जो संवैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनली कि जो लोकल लेवल का गवर्नमेंट है उसमें चुनाव जो होगा रेगुलर होगा। ठीक, और चुनाव रेगुलर होगा, नियमित चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया गया स्थानीय निकायों में। ठीक, सीट आर रिजर्व फॉर शेड्यूल SC, शेड्यूल ट्राइब ST एंड बैकवर्ड क्लासेज OBC। जो सीट है वो रिजर्व कर दिया गया वो SC ST OBC के लिए। ठीक, इसमें मतलब ये लोकल गवर्नमेंट में शहर में और
अर्बन और रूरल लोकल गवर्नमेंट में सीट जो है रिजर्व कर दिया गया एससी ओबीसी एसटी के लिए, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक, एट लीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। मतलब ये सभी पदे जो लोकल गवर्नमेंट की हैं, स्थानीय सरकार की हैं, चाहे वो शहर में चाहे देहात में, महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। 1/3 पद, मतलब जितने भी पद होंगे उसका 1/3 1/3 जो पद है उसको महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है, ताकि महिलाओं को भी मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, उनका भी उत्थान हो, उनको भी सरकार के डिसीजन लेने में उनकी भी भागीदारी हो, उनको भी ऐसा फील हो कि डिसीजन टेकिंग में उनका भी भागीदारी है, इन्वॉल्वमेंट। ठीक, एनी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट द पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन का क्रिएशन किया गया, राज्य चुनाव आयोग का स्थापना किया गया, जो हमारे राज्य की पंचायत चुनाव और म्युनिसिपल जो इलेक्शन है, ठीक, पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराने के लिए हर राज्य के लिए एक चुनाव आयोग का स्थापना कर दिया गया। ठीक, the state government are required to share some power and revenue with local government and body। अब स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत होती है, ठीक, आवश्यकता होती है कुछ पावर जो है कुछ शेयर करें और कुछ रेवेन्यू जो है लोकल गवर्नमेंट के साथ, लोकल बॉडी के साथ शेयर करें। जैसे राज्य सरकारों को स्थानीय सरकारी निकायों के साथ कुछ शक्तियां और राजस्व साझा करने की आवश्यकता होती है। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट कैसा है देखते हैं, स्थानीय सरकार की संरचना कैसी है। रूरल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे देखते हैं, रूरल एरिया में पंचायती राज सिस्टम, इसे थ्री टायर ऑफ सिस्टम भी कहते हैं। जैसे ग्राम पंचायत, ईच विलेज और ग्रुप हैज ग्राम पंचायत। ठीक, हेड मतलब ये ग्राम पंचायत होता है, मतलब बहुत सारे गांव के लोग मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं, अलग अलग गांव के लिए, हर गांव के लिए उसको हेड करता है सरपंच प्रधान। ठीक, एक लेवल हो गया। बीच वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। ठीक, ग्राम सभा। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड इनटू द ग्राम पंचायत समिति। बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलके वो ग्राम समिति और ब्लॉक बनाते हैं। ठीक, ये सेकेंड लेवल है, इंटरमीडिएटरी लेवल, सेकेंड टायर है। ऑल पंचायत समिति इन डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद हेडेड बाय चेयरपर्सन। एक तीसरा जो होता है जिला परिषद होता है और हेडेड बाय चेयरपर्सन होता है। ठीक, ग्रामीण पंचायत, प्रत्येक गांव या समूह में एक ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत होती है, जैसे प्रधान ग्राम सभा हो गया, ठीक, जिसे सरपंच के द्वारा हेड किया जाता है, मुखिया या प्रधान जो ग्राम सभा को देख रेख में काम करती है। ठीक, कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति या ब्लॉक बनाया गया जाता है। तहसील लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे या पंचायत समिति बनाया जा सकता है, जिसका हेड करता है ब्लॉक प्रमुख। ठीक, एक जिले की सभी पंचायत समितियां मिलकर जिला परिषद बनाती हैं, जिसका प्रमुख होता है एक जिला अध्यक्ष। ठीक, अर्बन में अर्बन म्यूनसिपलिटी होती है, मल्टीपलिटीज होती है, सेट टू इनटू द टाउन एंड बिग सिटी आर कॉन्स्टिट्यूएंट। म्यूनसिपलिटी जो होती है वो फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है बड़े बड़े शहरों में, जैसे गोरखपुर हो गया, मुंबई हो गया, उसको पॉलिटिकल हेड उसका होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का वो मेयर होता है। शहर कस्बों में नगर पालिका स्थापित की जाती हैं। कस्बों में जो आधा मतलब बहुत बड़ा शहर नहीं है, नॉर्मल, वहाँ नगर पालिकाएँ होती हैं। और बड़े शहरों को नगर निगम मुंह में गठित किया जाता है। नगर निगम के राजनीतिक प्रमुख मेयर होता है। ठीक, अब हम इस चैप्टर को पढ़ लिए। ठीक, इस चैप्टर को हम लोग पूरा पढ़ लिए। इसमें क्या क्या हम लोग पढ़े हैं आइए एक बार और हम लोग देखते हैं। ठीक, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये देख लेते हैं एक बार हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोग फेडरलिज्म पढ़े। फेडरलिज्म क्या होता है? पावर जो होता है गवर्नमेंट के अंदर डिवाइड होता है, मोर देन वन गवर्नमेंट में, उसे फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म के दो पार्ट हैं। फेडरलिज्म कैसे, फेडरलिज्म में हम लोग देख लिए थे यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में जो पावर होती है इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से एक दूसरे गवर्नमेंट में डिवाइड होती है, लेकिन यूनिटरी में स्वतंत्र रूप से नहीं होती है। अदर जो गवर्नमेंट होता है सब यूनिट और सब ऑर्डिनेट की तरह कार होता है, आंसर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जवाबदेही देती है। इसी प्रकार से की 7 फीटर था, मल्टीपल टायर था। मल्टीपल टायर मतलब मोर देन वन गवर्नमेंट था, मोर देन वन गवर्नमेंट था, 2 और मोर देन वन गवर्नमेंट, 2 गवर्नमेंट एटलीस्ट उससे ज़्यादा हो। ठीक, बहुस्तरीय। ठीक, स्पेसिफिक जुरिडिक्शन होता है, किस सब्जेक्ट मैटर पे कौन कानून बनाएगा। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी होती है, किसका एग्जिस्टेंस क्या है, किस पे क्या होगा।
कानून, म्यूचुअल कंसेंट, कोई भी चेंज करना होगा तो एक दूसरे का आपसी सहमति होनी चाहिए। रोल ऑफ कोर्ट होता है, अंपायर की तरह कार्य करता है, कोई भी विवाद होता है तो उसे उसको सॉल्व कराता है इंटरप्रिटेशन या व्याख्या करके। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, किस सब्जेक्ट मैटर पे किसका सेंट्रल गवर्नमेंट का, राज्य गवर्नमेंट का किसका ज़्यादा किस पे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। ड्यूल ऑब्जेक्टिव, इसको सेफगार्ड और प्रमोट करता है यूनिटी, अकोमोडेट रिजल्ट डाइवर्सिटी, एकता की रक्षा और उसे बढ़ावा देना और साथ ही साथ क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना। ठीक, टू रूट होते हैं, कमिंग टुगेदर मतलब एक साथ राज्य आके सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरेशन बनाते हैं। ठीक, उसे कहते हैं जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, होल्डिंग टुगेदर में इंडिया आता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, भारत सरकार होता है, वो राज्यों को अपना पावर देता है। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार होता है या जो केंद्र सरकार होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक, जैसे इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। ठीक, व्हाट मेक इंडिया फेडरल, फेडरल इसलिए तो थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेटिव पावर दिया गया है, जैसे 3 लिस्ट दिया गया है 7 शेड्यूल में, यूनियन लिस्ट, यही जो है भारत को बनाता है फेडरल। जैसे किस पे फेडरल इसलिए बनाता है क्योंकि सबका लिस्ट में अलग अलग विषय दिया गया, इस विषय पे तुम सब्जेक्ट बनाओगे, उस विषय पे तुम यूनियन लिस्ट के मैटर पे यूनियन गवर्नमेंट लिस्ट बनाएगी और स्टेट लिस्ट के मैटर पे स्टेट गवर्नमेंट उस पर कानून बनाएगा। उसको कंकरेंट लिस्ट पे दोनों बनाएंगे और जब विवाद होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून प्रिवेल करेगा। स्पेशल प्रोविजन कुछ को दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को रेजिडरी पावर है, जो भी नए मैटर आते हैं जो तीनों लिस्ट में नहीं है उसे रेजिडरी पावर के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एंजॉय करता है। स्पेशल स्टेटस दिया गया उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और पेक्यूलियर सोशल कंडीशन के माध्यम से, सर्कमस्टेंस के माध्यम से स्पेशल दर्जा दिया जाता है, जैसे कश्मीर को दिया गया। यूनियन टेरिटरी पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है, ठीक, उसको रन करने के लिए। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश। हाउ द फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया है, जो सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उसे सेम उनको एक सेम स्टेट उनको स्टेट बना दिया गया उनकी लैंग्वेज के हिसाब से। वो मोर यूनाइटेड और एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर किए, लेकिन जो पहले लोग थे वो परेशान थे कि ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन जब बन गया तो वो ज़्यादा यूनाइट किए। ठीक, लैंग्वेज पॉलिसी, हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, लेकिन इंग्लिश को 1965 के बाद 1965 के बाद हटाने की बात हुई थी, लेकिन कन्फ्लिक्ट होने लगा क्योंकि 40% लोग सिर्फ हिंदी बोलते हैं हमारे देश में और जो 60% थे वो विरोध किए और इंग्लिश को भी कंटिन्यू कर दिया गया विवाद जो कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए, तो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए इंग्लिश भी कंटिन्यू यूज होने लगा। सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेशन, पावर शेयरिंग कोलिशन गवर्नमेंट 1990 के बाद बनी, गठबंधन की सरकार बनी और स्थानीय जो राजनीतिक दल थे उनका उदय हुआ और उनको रिस्पेक्ट मिली और उनका सत्ता में साझेदारी हुई, उनके प्रति उनको भी सम्मान मिली और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मान्यता दी। डिसेंट्रलाइजेशन भारत में क्या होता है, भारत जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से लेके जब पावर लोकल गवर्नमेंट या अदर किसी गवर्नमेंट को दिया जाता है, जैसे एक गवर्नमेंट के पास से लेके पावर दूसरे गवर्नमेंट को दिया जाता है, अलग अलग इकाइयों में बांटा जाता है पावर, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ठीक, मेजर स्टेप क्या क्या लिया गया है 1992 के बाद संविधान में संशोधन करके 73वां और 74वां संविधान। ST OBC के लिए रिजर्व कर दिया गया, महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व कर दिया गया पोस्ट के लिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए बनाया गया जो लोकल गवर्नमेंट का चुनाव कराएगा अर्बन और रूरल लेवल पे, पंचायती और म्यूनसिपलिटी का। और स्टेट जो है रिक्वायर हुआ शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू पर करता नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, रूरल पंचायत एक ग्राम लेवल पे, एक ब्लॉक लेवल पे, एक जिला लेवल पे। ठीक, म्यूनसिपलिटी जो होता है टाउन में और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है बड़े सिटी में, जैसे दिल्ली नहीं, मुंबई, गोरखपुर, ये सब। अब हम लोग ये जो है फेडरलिज्म संघवाद पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब आप लोग देख लीजिएगा इसमें हम जो भी इसके की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज हैं, ठीक, प्रमुख जो पाठ्य पुस्तक का अभ्यास है और उत्तर इसके उत्तर के साथ मैं दे दिया हूँ, जैसे डिफरेंस बिटवीन द फेडरलिज्म एंड यूनिटी। इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिए और लिख लीजिए और याद कर लीजिए क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आ सकता है डायरेक्ट आएगा। ठीक, इसको आप लोग हिंदी मीडियम वाले संघीय और एकात्मक के बीच अंतर बताइए। ठीक, इसको इस आंसर को नोट कर लीजिए। इसी प्रकार के हम लोग जो भी इस बुक में दिया गया था फिलिंग द ब्लैंक्स जो भी हैं वो भी यहाँ दिया गया है। ठीक, आप लोग देख लेंगे क्या क्या चीजें हैं। ग्राम का सरपंच, मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ भी दिया गया है, जो बहुत सारे इस चैप्टर से रिलेटेड जो 10 सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में या किसी भी एग्जाम में आते हैं उसके हम लोग दिए हैं इसमें, वो आप लोग 10 को पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे और इसे लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखना है, बाकी आप लोग खुद देख लेंगे।
The question is, first question is, describe the threefold distribution of legislative power between the union government and state government. प्रश्न फर्स्ट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी विधायी शक्तियों के त्रिस्तरीय वितरण का वर्णन करें। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय 3 लिस्ट, 3 सूचियों के माध्यम से वितरित की जाती है। ठीक, पहला जो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, संवर्ती सूची, ठीक, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जैसे हम लोग पहले ही बता दिए थे। ठीक, इसी तरीके से ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, जो जरूर आ सकते हैं, इसलिए आप लोग जरूर इसको पढ़ें। मैं स्लाइड कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको नोट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हिंदी इंग्लिश सारे। ये हमारा फर्स्ट बाइलिंगुअल क्लास है, आप लोग जरूर बताएं कि ये कैसा क्लास था, ताकि मैं और इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ बाइलिंगुअल में, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट बाइलिंगुअल क्लास है। ये जरूर इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करें और याद करें। ठीक, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पेज हो गए हैं, तो इसमें आप लोग नहीं परेशान होंगे, हम इसको डायरेक्ट हटा दे रहा हूँ। ठीक, और यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये जो सारा क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी हम इसको पढ़ा चुके हैं। ठीक, ये सिर्फ आप लोग आंसर को याद कर लेंगे क्योंकि PYQ में आ चुका है। ठीक, जो भी चीजें छूट गई हो या बाकी चीजें आप बता सकते हैं। ठीक, कल्चर के माध्यम से कुछ स्टेट बनाए गए हैं, कुछ इथनिसिटी के बेस पे स्टेट बनाए गए हैं, कुछ लैंग्वेज के बेस पे बनाए गए हैं, अदर बेस को लेते हुए बनाए गए हैं। स्टेट का फॉर्मेशन किया गया है ताकि यूनिटी बनी रहे और डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्टेट ना हो, कंट्री का एकता बना रहे इसके लिए। ठीक, यहाँ हम लोग 10 इंपॉर्टेंट PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं उसको देख लिया। अब हम लोग एक पेज, मतलब ये क्विक टेबल रिवीजन है, मतलब जो सारा हम लोग पढ़े हैं, अगर किसी को याद करना है तुरंत इस PYQ को याद कर ले। ठीक है, जरूर याद होना चाहिए, सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि कम में सारा चीज ऊपर जो पढ़ाया गया है वो सारी चीजें इसमें है। ठीक, एक कम से कम शब्दों में है, ये जरूर सभी को याद होना चाहिए। ये एक आप लोग नोट कर लें, क्विक टेबल रिवीजन है ये, मतलब पेपर के दिन ये तुरंत 2 मिनट में, सारा तो एक दिन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए एक पेज में इस क्विक टेबल रिवीजन को पढ़ के आप लोग चले जाएं और परीक्षा दे के आएँ। और उम्मीद करते हैं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये सारा आप पढ़ लेंगे, ये सारा नोट कर लेंगे, जो हमने शुरू में पढ़ाया वही सारी चीज़ें हैं। इसमें थोड़ा सा कई बार रिपीट किया गया है, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से, अलग अलग एक्सरसाइज के माध्यम से और क्विक टेबल रिवीजन के माध्यम से। ठीक, जैसे हम लोग पहले ही ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं, जैसे स्टेट लिस्ट, क्या क्या चीज़ें आती हैं। आप लोग अगर मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं इसका PDF भी आप लोग को डायरेक्ट भेज दूंगा, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दूंगा, या व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा। आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड करके डायरेक्ट निकलवा लेंगे या लिख लेंगे। आप लोग को जो सुविधा हो वो आप लोग कर सकते हैं। अगर ये आप लोगों के लिए अगर यूजफुल होता है, ये मैंने बड़ा मेहनत से, ये हमारे यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड या किसी भी बोर्ड के लिए, जो जिस भी बोर्ड में ये चैप्टर आता है, ये हमारे NCERT से और भी अच्छे से, ये बहुत अच्छे से नोट्स बनाया हूँ, कोई भी चीज़ नहीं छूटा है। अगर फिर भी कुछ छूटता है तो उसे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वैसे ये बहुत अच्छा नोट्स मैंने अपने जानते हुए बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि इससे अलग कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। आप इसे कर लेंगे तो आराम से आप 95+, 90+ नंबर सिक्योर कर सकते हैं सिविक्स के सब्जेक्ट में। तो ये हमारा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है SP नॉलेज पॉइंट्स। इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, और शेयर भी करें और कमेंट भी करें, कोई भी दिक्कत हो। ठीक, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आप लोग कमेंट करेंगे, मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊंगा, किस सब्जेक्ट का चाहिए, किस चैप्टर का चाहिए, वो चीज़ें मैं बनाऊंगा। कोई चीज़ें कमी हो तो ज़रूर बताएं, और बाकी मेरे तरफ से और अच्छा प्रयास किया जाएगा कि आप लोगों को और अच्छे से और आसानी से आप तक पहुंचाया जा सके, ताकि आप लोग समझें और अच्छा मार्क्स गेन करें। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।